नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहां पर जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस मॉक टेस्ट में, मॉडल पेपर में। दोस्तों आज हम पहला मॉडल पेपर का डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर सीटेट का, और ये हूबहू पेपर होगा। मैं जितने भी छात्र इस सेशन में जुड़े हुए हैं सभी से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इसे आप एग्जाम की तरह लीजिएगा कि आपका एक एग्जामिनेशन चल रहा है और आप अगर एग्जामिनेशन में होते तो कैसे रिएक्ट करते, ठीक है। उसी हिसाब से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने कॉपी पेन जरूर ले लें। सभी लोग जितने भी हैं, तैयारी करनी है ना, अच्छी पेपर पास करना है ना इस बार का, तो सभी छात्र जितने भी वो कॉपी पेन ले लो और कॉपी पेन पर ना जैसे जैसे पहला क्वेश्चन आए, जैसे पहला क्वेश्चन है तो टिक लगाना है, ठीक हो, गलत हो तो गलत लगाना है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हम 120 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। आज एक टेस्ट है आप लोगों का, आपके अंदर का टेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक रुक पाते हो नहीं रुक पाते हो, लास्ट तक उस पेपर को दे पाते हो नहीं दे पाते हो, जो आपके सामने रियल पेपर आएगा उसको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन एक जरूरी चीज दोस्तों, आज भी मैंने समावेशी शिक्षा, निपुण और एनईपी, जहां से सीडीपी में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं और हर जगह कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये टेलीग्राम पर मैंने नोट्स डाल दिए। आप लोग सीटेट बाय लोकेश से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक इस बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो शायद आपसे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स छूट रहे होंगे, ठीक है। तो जब ये सेशन खत्म हो तो सीटेट बाय लोकेश से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। और आज भर के लिए, सिर्फ आज भर के लिए जो कोर्स है वो 771 नहीं 635 रुपए का कराया है इस मैराथन और दिवाली की वजह से, तो 685 रुपए का, माफ कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को भी बैच लेना है तो 685 रुपए में आज बैच ले सकता है। आपको कुछ नहीं करना, हाई सीटेट करके व्हाट्सएप करना इस वाले नंबर पे। बैच के बारे में बीच में बताऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का विचार किससे प्राप्त होता है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मकवाद, सिद्धांत। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। आंसर आ जाना चाहिए था दोस्तों, आ जाना चाहिए था अब तक आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ठीक हुआ गलत हुआ बताइए कमेंट सेक्शन में। दैट इज रचनावाद। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा है दोस्तों वो रचनावाद से प्राप्त होता है, वो रचनावाद से स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है। सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हार्वर्ड गार्नर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। वो क्या कह रहे हैं कि अन्य व्यक्ति की मनोदशा, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर, क्या, किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर योग्यता को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लिंग्विस्टिक, बॉडी काइनेथिस्टिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल, इंटेलिजेंस। बताओ किस हिसाब से इसे जाना जाता है, किस नाम से इसे जाना जाता है? जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं दोस्तों, कम ऑन एवरीवन यार, सही है गलत है? बिल्कुल, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। किसी इंसान की अंदर की पर्सनल इंटेलिजेंस होती है ये, कि मनोदशा को समझ जाऊं मैं, तुम्हारे स्वभाव को समझ जाऊं, प्रवृत्ति को समझ जाऊं, ठीक है। मान के चलो तुम मुझसे चतुराई से बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को समझ जाऊं, मन की बात समझ जाऊं तुम्हारी, कि तुम सैड हो, दुखी हो, क्या हो, वो चीज समझ जाऊं, तो वो क्या है? वो मनोदशा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। वो क्या है दोस्तों? मनोदशा है। इज दैट ओके टू एवरीवन? समझ में आए? असल लिखिए फटाफट से, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है? हर 10 क्वेश्चन के बाद पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन ठीक किया आप लोगों ने, हर 10 क्वेश्चन के बाद। प्रगतिशील जो शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, वो क्या करती है दोस्तों? विविधताओं का सम्मान करती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करती है, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज असेसमेंट करती है, या फिर योग्यता आधारित स्थिर समूहकरण का प्रचार करती है दोस्तों? देखो, कोई भी प्रगतिशील शिक्षा होगी, जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगी बेटा, उसकी खास बात क्या होगी कि वो डाइवर्सिटी को बहुत रेस्पेक्ट करेगी। मतलब जो बिखराव है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट करेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ होगा, ओके। इनमें से किस युग्म का मिलान सही है दोस्तों? सृजनात्मकता एक अभिसारी चिंतन के अंदर है। पठन वैकल्प डिसलेक्सिया है, पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया के अंदर। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण है, या फिर समावेशी शिक्षा जो है वो विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की जो है शिक्षा है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा कथन सही है दोस्तों? दैट इज ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर है कि पठन वैकल्प डिसलेक्सिया, पढ़ने में क्या होती है दोस्तों? कठिनाई होती है। तो आपको कुछ चीजें जो याद करनी है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, और आप लोगों को
डिस्ग्राफिया। ये वर्ड के मतलब पता होने चाहिए, जब आप पेपर में जाओ आपको ये चारों वर्ड के मतलब पता होने चाहिए। डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई, डिसलेक्सिया दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई हो गई दोस्तों, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया जब मोटर्स अच्छे से काम ना करें, आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे से काम ना करें। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों? कौन सा इनमें से सीसी के बारे में करेक्ट नहीं है? यह शिक्षकों के लिए निरंतर मूल्यांकन का आसान तरीका है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम विकास है, यह छात्रों के अध्ययन में रुचि पैदा करता है और पारंपरिक कलम कागज पर आकलन नहीं कर पाता है दोस्तों। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यह शिक्षकों के लिए छात्रों का निरंतर परीक्षण करने का एक आसान तरीका है, ठीक है। इट इज नॉट करेक्ट, ये एक इजी वे नहीं है दोस्तों लर्नर्स को फ्रीक्वेंटली जांचने का, इसके अंदर काफी मेहनत शामिल होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? छठवां क्वेश्चन है, आना चाहिए निकलना चाहिए आप लोगों से क्वेश्चन, बताओ फटाफट से कि इनमें से which of the following agency is not a primary socialization agency? बताओ कौन सी इनमें से प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी नहीं है दोस्तों? सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं दोस्तों फटाफट से आंसर करिए। लेट्स सी कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं, कौन सा प्राइमरी एजेंसी नहीं है। ओके वेरी गुड। तो यार अगर हम बात करें बुक्स, मैगजीन, मीडिया, रिलीजन, इंस्टीट्यूशन, परिवार है ना, प्राथमिक पूछ रहा है तो परिवार हो जाएगा, परिवार हमारा प्राथमिक है, ये सब सेकेंडरी में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा है ना, ये सब सेकेंडरी में आते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा चीजें कहां से सीखते हैं दोस्तों? अपने परिवार से सीखते हैं। सबसे ज्यादा चीजें कहां से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं दोस्तों। 181 लोगों ने अभी सेशन को लाइक कर दिया है, मैं चाहूंगा कि कम से कम अभी की अभी लाइक को 300 कर देते हैं दोस्तों, 300 लाइक कर दीजिए सभी दोस्त जितने भी। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप देखोगे ना जो एग्जामिनेशन का लेवल मैंने सेट किया है दोस्तों, एकदम हूबहू वही लेवल है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जिस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चन यहां पर डाल के लाया हूं। तो बताओ, चॉम्स्की के हिसाब से भाषा प्राप्त करने की एक सहज क्षमता हमारे विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, जिसे क्या कहा जाता है? भाषा अनुकूलन, भाषा अधिग्रहण डिवाइस, भाषा स्वीकृति इच्छा, या फिर भाषा अधिग्रहण डोमेन। करेक्ट आंसर है दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाई साहब पूछा जाता है LAD की फुल फॉर्म बता दो, LAD की फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD की फुल फॉर्म है, और यही कुछ क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, अवस्था में, कौन सी अवस्था में बच्चे जो है लाक्षणिक कार्य करने का प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा का जो कौशल है वो तेजी से विकसित होता है? बताओ कौन सी कौशल में तेजी से भाषा कौशल विकसित होता है? बताओ, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक। बताओ कौन सी अवस्था में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है दोस्तों? याद रखिएगा ये जीन पियाजे से क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कहां पर? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी योजना विद्यार्थियों को अधिगम के निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे अधिक मददगार है? क्या करना है? लगातार आपको बच्चे को अभिप्रेरित रखना है, लगातार मोटिवेटेड रखना है। कैसे करोगे? आप विद्यार्थियों की योग्यता पर जो है संवर्धित धारणा विकसित करेंगे कि हम इनकलकेटिंग इंक्रीमेंटल बिलीफ, ठीक है, पुरस्कार का निरंतर वितरण करोगे। असफलता या फिर देखो यार, अगर आप यहां देखोगे तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, असफलता पर अनियंत्रित ये भी एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा, अभिमुख लक्ष्य को बढ़ाना ये भी एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर खुद ये बिलीव डाल दोगे कि बेटा तुम्हारी इंक्रीमेंट हो रही है, इनकलकेटिंग द इंक्रीमेंटल बिलीव अबाउट एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, तो ये सबसे बेहतर आंसर होगा दोस्तों, ये सबसे बेहतर आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, लास्ट मतलब जब मैं मूल्यांकन करूंगा अब आप लोगों का कितने मार्क्स है। सामूहिक एकलाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसने बताया कि भैया कलेक्टिव मोनोलॉग होना चाहिए? ठीक है, कलेक्टिव मोनोलॉग की बात किसने की? बताओ, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जेरोम ब्रूनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने की? दोस्तों बताइए फटाफट से, सामूहिक एकलाप की बात, एकालाप की बात किसने की? आंसर करिए। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर या अल्बर्ट बंडूरा? यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज जीन पियाजे ने की। किसने की? जीन पियाजे ने की।
10 में से कितने ठीक हो गए दोस्तों? अगले 10 पे बढ़ते हैं, बताओ 10 में से कितने ठीक हैं आप लोगों के? 5, 4, 7, 8, 10 कितने ठीक हैं? 10 क्वेश्चंस में से कितने ठीक करके आए हो पेपर में? बताओ ये 10 क्वेश्चन अगर पेपर में आते तो कितने ठीक करके आते आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 11वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? मतलब कौन सा मोटर स्किल्स का उदाहरण है दोस्तों क्लास 3 के हिसाब से? रनिंग विद द फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ भागना, दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियां चढ़ना, खरगोश की तरफ फुदकना। दोस्तों क्या कह रहा है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स की बात हुई है, तो यहां पर आएगा एक धागे में मोती पिरोना। अगर आप इनको देखोगे तो ये मस्कुलर चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपकी काइनेथिस्टिक जो है वो आपकी आती है, जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं हम। लेकिन अगर हम पुटिंग बीट्स कर रहे हैं, एक थ्रेड में एक धागों को डाल रहे हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल्स की बात हो रही है दोस्तों। तो फाइन मोटर स्किल्स काफी ज्यादा बेहतर होते हैं, क्लास 3 के छात्र को करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके उतने अच्छे होते नहीं है। बच्चों के चिंतन में संप्रयात्मक बदलाव किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? बताओ किस तरीके से आप बच्चों के अंदर थिंकिंग जो है उसको कैसे इंकरेज कर सकते हैं? जो थिंकिंग है उसको कैसे इंकरेज कर सकते हैं? दंड का प्रयोग करके, ठीक है, बहु विभिन्न उदाहरण देकर, या फिर बच्चों में सही संप्रत्यय स्मरण करा के, बारंबार बोधन और प्रयास करा के। करेक्ट आंसर है दोस्तों बहु। जहां पर बहु आ गया बेटा, मैंने हमेशा आपको एक वर्ड बताया कि जहां पर बहु आए, बहुत सारे आए, एकल होगा वो नेगेटिव है, जहां बहुत सारे हैं वो तो पॉजिटिव होना ही होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में क्या होगा? बताओ। विशेष आवश्यकताओं के छात्रों की अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। विशेष आवश्यकता वाले मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री को पढ़ाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा को प्रायोजन एक विशेष शिक्षक के द्वारा अलग अलग कक्षाओं में कराया जाता है। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी सभी अवरोधों को हटाने के लिए वचनबद्ध होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यस, ऑप्शन नंबर डी, है ना। देखो वैसे भी अगर आप देखोगे तो पेपर में टाइप करने वाला बेवकूफ नहीं है, ज्यादा लंबा आंसर टाइप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो सभी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, सभी वर्ड का यूज किया गया है। तो जहां भी मोनो की बात नहीं होकर बहुत सारी चीजों की बात होगी, वही क्वेश्चन का सही आंसर बनता है कई बार, है ना। निम्न में से कौन सी तकनीक शिक्षण अधिगम अभिप्रक्रिया की गुणवत्ता नहीं बढ़ाएगी? दोस्तों जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके को अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन के विविध विकल्प देकर, या फिर अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर। करेक्ट आंसर है दोस्तों बच्चों को विविध तरीकों से नामीकरण करके। विविध तरीके मतलब अलग अलग तरीके, बहुत सारे तरीकों से हम लोग क्या करेंगे, जो है बेसिकली नामीकरण करेंगे, तो फिर लेबल करेंगे, तो फिर क्या करेगा, कोई फालतू गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी इससे, ठीक है। अलग अलग हम बच्चों को नाम दे रहे हैं कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो उससे कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं। वाइगोत्स्की के हिसाब से जेडपीडी का मतलब क्या है दोस्तों? बताओ। जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों, है ना। तो बताओ जेडपीडी की फुल फॉर्म, जेडपीडी का मतलब क्या है? सेल्फ टॉकिंग, खुद से बात करना? नहीं यार, यहां पर ना कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे ज्यादा नॉलेज होता है उसके आप सानिध्य में जाते हैं। मान के चलो एक्स इंसान को आपसे ज्यादा नॉलेज है, आप उसके सानिध्य में चले गए, जैसे आप मेरे सानिध्य में आए हैं ना, मेरे से बातचीत कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो स्वयं से बात करना जेडपीडी नहीं होगा, सत्य को छुपाना जेडपीडी नहीं होगा, बच्चों के अपने मित्रों से बात ये भी जेडपीडी नहीं होगा। लेकिन माता पिता जो होते हैं वो एक तरीके के जेडपीडी होते हैं, है ना, याद रखिएगा। ये जोन होते हैं जहां पर प्रोक्सिमल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों 262 लोगों ने ही सिर्फ सेशन को लाइक किया है, बाकी सबको मेरा जो ये मेहनत है पसंद नहीं आ रही है क्या? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक या गहन चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? बताओ। हम कैसे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को हम एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बताइए फटाफट से, किस तरीके से हम बच्चों के अंदर गहन चिंतन का आकलन कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है दोस्तों यस, उनके विवेचनात्मक कौशल का विश्लेषण करके हम उनके एनालाइज करेंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को, ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से
कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है दोस्तों, बताओ कौन सा नहीं सुझाया गया है, बताओ। प्रत्येक शिक्षार्थी को क्षमताओं को पहचाना, बढ़ावा देना, रट्टा मारकर हो गया खत्म, ठीक है। क्या कह रहा, रट्टा मारकर सीखने को नहीं सुझाया गया है, ठीक है। रट्टा मारकर परीक्षाओं के लिए सीखने पर बजाय, अच्छा उल्टा लिखा है, देखो बजाय लिखा है तो ये तो होगा, ये तो दिया गया है, ठीक है। सृजनात्मक पर ये दिया गया है, ठीक है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देना, दंड ये नहीं दिया गया, दंड के मना की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले वाइगोत्स्की ने इनमें से कौन सी तकनीक बताई है। अगर आपको प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है तो आप कौन सी तकनीक से पढ़ाएंगे, अनुदेशनात्मक, पुनर्बलन, ठीक है, इक्विलिब्रियम, या फिर मेरे प्यारे मित्रों प्रोग्राम्ड लर्निंग, बताओ फटाफट से। अगर आपको बच्चों को बढ़ाना है, ले वाइगोत्स्की ने कौन सी तकनीक के बारे में बताया है, याद रखिएगा। ले वाइगोत्स्की ने बात करी है इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग की बात की गई है। ये पेपर में लिखते भी जाया करो, अब लिखते जाओ अपने पास में, ठीक है। ले वाइगोत्स्की इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग लिख लो पेपर में अपने पास में, क्या दिक्कत है। बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, बताओ कौन सा ऐसा कथन है जो विकास के बारे में सही है। द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलप्ड एग्री ऑन द सेम आइडिया, बाल एक साथ होते हैं। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ को प्रभावित करता है, सभी बच्चों के लिए एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है, करेक्ट आंसर है। बच्चों का विकास जो है उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक की पहुंच के किस स्तर पर है दोस्तों। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन लग रहे हैं कि जैसा पेपर का लेवल आता है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सेट किए, हर एक एरिया से सेट किए हुए क्वेश्चन है। चाहे वो आपके एनईपी से क्वेश्चन हो, आपको यहाँ एनसीएफ से भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यहाँ पर ले वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन है, प्याजे से भी क्वेश्चन है, जेडपीडी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, एलएडी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने हर एक एरिया से क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सेट किए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना मेरे बच्चों से, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों से। करेक्ट आंसर है डिसएडवांटेज पोजीशन, प्रतिकूल पोजीशन, याद रखिएगा। अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, क्या ये पेपर मैं हर शनिवार को आप लोगों को कराया करूं? अगर आप चाहते हैं तो लिख दीजिए यस सर, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं हर शनिवार को ये पेपर कराया करूं आप लोगों को, तो लिख दीजिए यस सर, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए यस सर, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियसली सेम नहीं होंगे। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो ये वाला क्वेश्चन कहां से आया बेटा, ये वाला प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, क्योंकि यहां पर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जो सीटेट का पेपर जो बदला था ना पिछली बार पैटर्न, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? कम क्षमता वाले बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं। प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होनी चाहिए, गलत। छात्रों को समस्या समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देखो ये वाले क्वेश्चंस बेटा बहुत आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विद्यालय में पाठ्य चर्चा को निर्धारित करने हेतु इस प्रकार पाठ्य चर्चा नियम लागू करना चाहिए जो यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा। देखो चार ऑप्शन भरने, भरो बेटा, जो कहां से कहां जाता हो और कहां से कहां की तरफ बढ़े। तो बेटा जो अमूर्त से मूर्त की ओर जाए और स्थानीय से वैश्विक की ओर जाए। याद रखिएगा हम लोग ऐसी चीजें करेंगे छोटे बच्चों के लिए जो अमूर्त से मूर्त की ओर जाए और स्थानीय से वैश्विक की ओर जाए, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मूर्त से अमूर्त की ओर जाए और स्थानीय से वैश्विक की ओर जाए, बिल्कुल ठीक है। मतलब हम लोग जो जैसे मान के चलो भैंस है, पहले भैंस दिखाएंगे बच्चे को, फिर भैंस के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, बच्चे क्या करता है ना, जो रियल लाइफ में देख रहा है उसको किताबी ज्ञान से जोड़ लेता है फिर वो, है ना। अगर आप किताबी ज्ञान को दिखाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जाए और स्थानीय से वैश्विक की ओर जाए। मैं उल्टा बोल रहा था क्या पहले? मैं उल्टा बोल रहा था क्या? ठीक है, अगर मैंने उल्टा बोला तो सॉरी, लेकिन समझने की बात है। जैसे मान के चलो बाहर भैंस है, एक्चुअल में भैंस दिख रही है, ये तो मूर्त होगी, और किताब में भैंस के बारे में लिखा है, किताब में लिखा है भैंस के बारे में। तो ये आपको कैसे जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक, मतलब जो आपके लोकल में उससे फिर आपको विश्व की चीजें सीखनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन, लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो। ये क्या दिखाता है कि लड़के कहते हैं ना कि लड़की की तरह मत लो तुम लड़के हो, ये क्या दिखा रहा है? लैंगिक पहचान दिखा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता दिखा रहा है,
लैंगिक स्थिरता दिखा रहा है, लैंगिक समानता दिखा रहा है दोस्तों। बताइए फटाफट से बोलो कि लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, ये क्या दिखाता है दोस्तों? ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, है ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लड़का और लड़की के बीच में एक स्टीरियोटाइप पैदा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लैंगिक पहचान क्या होती है कि ये लड़का ये लड़की। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी मतलब हमारे लिए दोनों बराबर, लेकिन जब हम अलग अलग करके दिखा दें दोनों को, बोले कि लड़कियों के काम नहीं है पढ़ाई लिखाई करना, जाओ और जाकर गोबर को थाप लो, गोबर को काम करो, गोबर पे घर का काम करो, तो जेंडर स्टीरियोटाइप है दोस्तों, याद रखिए, रूढ़िवादिता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बहुसंवेदनीय उपागम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक शिक्षक को अपने छात्रों में कैसी भावना पैदा करनी चाहिए? जुड़ाव की, बहिष्करण की, हीनता की, अलगाव की दोस्तों। एक शिक्षक को अपने छात्रों में कैसी भावना पैदा करनी चाहिए? जुड़ाव की, बहिष्करण की, हीनता की, अलगाव की। अब मुझे टोटल बताना सीडीपी में कितना स्कोर रहा तुम लोगों का। ठीक है, रेडी रहना। ठीक, करेक्ट आंसर है दैट इज जुड़ाव की। एक शिक्षक को अपने छात्रों में हमेशा जुड़ाव करना चाहिए। ठीक है, बहिष्करण करोगे, हीनता करोगे, अलगाव करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला, अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो मैं थोड़ा कमजोर था पढ़ाई करने में। ठीक है, तो एक टीचर था और टीचर जो थे वो बार बार क्या कहा करते थे मेरे से कि ये तो मक्कार है, ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये नालायक है। बार बार टीचर मेरे से ये कहा करते थे कि मक्कार है, नालायक है, नक्कार है, नालायक है। तो वो क्या कर रहे थे? मेरे अंदर इंफीरियरिटी डाल रहे थे, मेरे अंदर लगातार ये इंफीरियरिटी डाल रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, है ना। वैसे ही बिल्कुल जैसे बेटा मैं तुम लोगों से कहूं तुम तो बहुत बदमाश हो, तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे, रहने दो, क्यों बैठे हो पढ़कर, है ना। तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि सर शायद सही बोल रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सीटेट का पेपर पास करना, तुम आज पेपर पास करके दिखा दोगे दुनिया को, है ना, तुम अपने अंदर मोटिवेशन जगाओ, तो तुम लोग कहोगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोगों को बच्चों के साथ जुड़ाव करना होना चाहिए। ठीक है, ले वाइगोत्स्की से एक और क्वेश्चन पकड़ो भैया। क्या कह रहा है? कौन सा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पाठ प्रदान करने का प्रभावशाली तकनीक है? बताओ, कौन सा पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? करेक्ट आंसर है समस्याओं को हल करने के लिए अगर किसी बिंदु पर अटक जाए बच्चा तो उस समय संकेत और इशारे देना, बच्चों को इशारे देना, हेल्प करना कि बेटा ये समस्या है, इसके ये सॉल्यूशन हो सकता है, हेल्प करो, ऐसे हेल्प करनी चाहिए हमें बच्चे की। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां क्या दिखाती हैं? तुम लोग भी त्रुटि कर रहे हो, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन मैंने रोका टोका नहीं, कोई बात नहीं, सेल्फ एवोल्यूशन चलना चाहिए, मूल्यांकन चलना चाहिए। पुअर बुद्धि दिखाते हैं, निम्न बुद्धि है, कम क्षमता दिखाते हैं, उनके ज्ञान प्रजनन की अक्षमता दिखाते हैं, या फिर बच्चों के चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों का गुणात्मक रूप से अलग है वो दिखाते हैं। त्रुटियां दिखाते हैं दोस्तों कि जो बच्चे हैं वो चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों के गुणात्मक रूप से अलग है वो हमें दिखाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि भैया यार बच्चे हैं जो उनकी चिंतन प्रक्रिया जो है वयस्क रूप से अलग है। ऑब्वियसली बात है, कोई छोटा बच्चा होगा तीसरी चौथी क्लास का, वो अपने लेवल से सोचेगा, वो कहेगा नहीं नहीं मम्मी स्पाइडरमैन ना सच में होता है ना। आपको पता है ना कि सच में नहीं होता स्पाइडरमैन, ये कहानी है सिर्फ, लेकिन बच्चा उसे सच समझता है क्योंकि उसका क्या है, चिंतन का तरीका अलग है, गुणात्मक रूप से अलग है पूरी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोहलबर्ग से क्वेश्चन, अगर हम पेपर बनाएं और कोहलबर्ग से क्वेश्चन ना दें तो शायद हम कोहलबर्ग के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। तो कोहलबर्ग से पेपर ना है ऐसा हो सकता है, पेपर में क्वेश्चन कोहलबर्ग से भी पूछा जा सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिन्यास प्रदर्शित करता है कि अच्छा लड़का है अच्छी लड़की है? बताओ फटाफट से भैया। 523 लोग जुड़ रहे हैं, अब मैं कम से कम 500 लाइक्स तो चाहूंगा ये अपने दोस्तों से। मांग सकता हूं नहीं मांग सकता हूं आप लोगों से दिल की बात कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? भैया सभी दोस्त जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं जो उधर देख रहे हैं सेशन के कैमरे के उस पार देख रहे हैं, सभी से 500 लाइक चाहूंगा। पूरा पेपर करा रहा हूं, मजा आ रहा है पहले तो ये बता दो कमेंट सेक्शन में, मजा आ रहा है सभी लोगों से? ठीक है, करेक्ट आंसर है दैट इज कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, पारंपरिक स्तर दोस्तों। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफानी अवस्था कही जाती है? तनाव और तूफानी अवस्था कही जाती है। तुम लोग बहुत तूफानी होंगे अपने एडोलेसेंस में, है ना, अपने किशोर अवस्था में हम लोग बहुत तूफानी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत तूफानी होते हैं। बाइक अब जब बूढ़े हो जाते हैं, जैसे मैं हूं एडल्ट हूं,
मैं जब बचपन में था तो बाइक जब मेरे हाथ में लग जाती थी तो फिर 100 से नीचे ही नहीं चलती थी मेरे से बाइक। जब तक पूरी स्पीड नहीं पकड़ लेती थी बाइक, मजा ही नहीं आता था, कोई टेंशन ही नहीं होती। पता नहीं कौन से हार्मोन उस समय पीक पर होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती जिंदगी में, है ना। एडोलेसेंस में मास्टर को 4 लगा दूंगा, हाँ फालतू बोलेगा तो, है ना। वो एडोलेसेंस है, वो किशोर अवस्था है। लेकिन जब एडल्टहुड आता है तो समझदारी आती है कि नहीं नहीं भैया, जिंदगी है जिंदगी है, 100 पे नहीं चलानी है बाइक, बाइक 60-70 चला लो, इनफ है, समझ रहे हैं। तो ये होती है दोस्तों जहां पर तनाव और तूफान चल रहा होता है, एडोलेसेंस, है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का, फिर मुझे बताइएगा कि सीडीपी में कितने मार्क्स आए। भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी दोस्त हैं। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है, और भाषा संज्ञानात्मक विकास की स्वतंत्र प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो तो 30 में से कितने बने? आगे बढ़ने से पहले, अगला क्वेश्चन आने से पहले मुझे ये बता दो, 30 में से कितने मार्क्स बन गए हैं दोस्तों आप लोगों के? फटाफट से बता दो। अगर आप में से दोस्तों किसी ने भी अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, एक चैनल है सीटेट बाय लोकेसर, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स डाल रहा हूं, निपुण के, एनईपी के, समावेशी शिक्षा के। और आज आपको शाम को 7 बजे कोहलबर्ग के नोट्स, साथ में लेव वाइगोत्स्की के नोट्स, जीन प्याजे के नोट्स, ईवीएस के नोट्स, सारे नोट्स में डालने वाला हूं। ठीक है, तो प्लीज यहां पर इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सीटेट बाय लोकेसर। और अगर किसी को भी बैच चाहिए तो आज भर के लिए, मात्र आज भर के लिए 650 रुपए में, अगर आप मेरी टीम को कॉल करते हैं तो नंबर है 9111378267, नंबर देख लो, 9137828617। इस नंबर पे आप लोग हाई सीटेट व्हाट्सएप कर देना, बैच मिल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले अध्याय में, दैट इज ऑफ, कहां पे चलते हैं दोस्तों, बताओ कहां चलते हैं? अब चलते हैं हम लोग ईवीएस पर। कितने नंबर आए देख रहा हूं, 22 आए हैं, 28 आए हैं, अलग अलग नंबर आए आप लोग के, बहुत बढ़िया। चले भैया, चलो 30वां क्वेश्चन पर आ गए, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ईवीएस का आपके सामने ये रहा दोस्तों, आंसर करिए। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से? 1 नंबर पक्का करो अपना, ठीक है, 1 नंबर पक्का करो अपना, फटाफट से 1 नंबर पक्का करो। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं? आसपास की वायु, ठीक है, 1 नंबर पक्का करो यार, स्कोर करो 90 स्कोर करो, 120 में 120 क्वेश्चन करा रहा हूं, 90 स्कोर करो, ठीक है। चलिए, तो आसपास की वायु, जल, स्थल, इनमें से सभी बताओ तो अजैविक घटक कौन से हैं दोस्तों? तो यार ये सभी अजैविक ही तो है ना, इनमें कौन जीवित है? कोई भी जीवित नहीं है, ठीक है। पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों के असंतुलन को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक और क्वेश्चन, नंबर पक्का करो अपना फटाफट से, सभी लोग जितने भी यहां पर, एक और नंबर पक्का करो। पर्यावरण में जो उपस्थित होते हैं तत्व, उनके असंतुलन को क्या कहा जाता है? बताओ, याद रखिएगा, पॉल्यूशन कहते हैं हम, प्रदूषण कहते हैं, याद रखिएगा। जितने भी इस एनवायरनमेंट में तत्व होते हैं उनके असंतुलन जब हो जाता है उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। पर्यावरण को कितने घटकों में विभाजित किया जा सकता है? एनवायरनमेंट को हम कितने घटकों में बांट सकते हैं दोस्तों? 4 में, 5 में, 2 में, 3 में, बताओ एनवायरनमेंट को हम कितने घटकों में बांट सकते हैं? तो एनवायरनमेंट को बेसिकली 4 घटकों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, 4 घटकों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मच्छरों के द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह कौन सा है? 34वां क्वेश्चन, 34। बताओ मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों की वजह से फैलती हैं दोस्तों, बताओ। तो डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, चिकनगुनिया है, एड्स। कर दोगे यार ये क्वेश्चन, निपटा दोगे? एक और नंबर फ्री में मिल गया तुम लोगों को, ठीक है। तनातन आंसर आ रहे हैं भड़ाभट, है ना, देख रहे हो? एक चीज देख रहे हो दोस्तों आप लोग, कंपटीशन देख रहे हो? कमेंट सेक्शन देखो कैसे भाग रहा है कमेंट सेक्शन। और जो आंसर नहीं कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, वो सब लोगों को भी आंसर करना चाहिए, क्योंकि मात्र 200 लोग आंसर कर रहे हैं उधर। अगर आप लोग इस कंपटीशन का हिस्सा होना चाहते हो, लास्ट में मैं आप लोगों को गिफ्ट भी दूंगा। जो भी कमेंट करेगा दोस्तों आंसर्स, उसको लास्ट में मेरी ओर से गिफ्ट भी रहेगा सभी दोस्तों को, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कमेंट जरूर कर रहे हो आंसर का, ठीक है। करेक्ट आंसर है दैट इज मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, है ना। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 खाद्य पदार्थों का वो समूह जिसमें आयरन बहुत मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग?
आंवला सेब कद्दू, सेब गुड़ खीरा, आंवला पालक कद्दू और आंवला पालक गुड़। दोस्तों जो सबसे अधिक कमेंट करेगा उसका डेटा मेरे पास आ जाएगा और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट मैं दिखा देता हूं, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं सब लोगों को मैं दिखा देता हूं मेरी ओर से क्या गिफ्ट है। दोस्तों ये एक किताब है सीडीपी की, ठीक है। ये किताब है सीडीपी की, ये गिफ्ट करने वाला हूं उस छात्र को जो हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी आंसर देगा ये गिफ्ट मेरी ओर से तैयार है, पोस्ट कराया जाएगा आपके घर तक, पर आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, दैट इज आंवला पालक और गुड़ इसका करेक्ट आंसर है। पोचमपल्ली एक शहर है जहां अधिकांश परिवार, ज्यादातर परिवार कार्य करते हैं दोस्तों, वस्त्र बुनते हैं। पोचमपल्ली कहलाता है यह शहर जिस सुंदर चमकदार रंगों से बना है। कहां का है ये शहर बताओ, पोचमपल्ली कहां का है, सभी लोग आंसर करेंगे। चलो बताओ पोचमपल्ली कहां का है दोस्तों, केरल का है, कर्नाटक का है, कहां का है पोचमपल्ली, आंसर करो। पोचमपल्ली तेलंगाना का है, तो तेलंगाना में साड़ियां मिलती हैं। पक्षियों की ऐसी प्रजाति जो नर बनाते हैं सुंदर घोंसले और मादा उन घोंसलों को देखती है फिर एक चुन लेती है उनमें से। अरे आता है तुम लोगों से, आता है ये क्वेश्चन, है ना, सबको आता है ये क्वेश्चन। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन सबको आता है, बस तुम लोग आंसर करने में ना कोताही बरत रहे हो। सबको आता है दोस्तों, सभी लोग आंसर करिए फटाफट से, जितने भी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे सभी लोग। तो भैया ये है वीवर पक्षी। भैया वीवर पक्षी में ना याद रखिएगा, मादा घर चुनती है, पुरुष घर बनाता है बहुत सारे और मादा को चुनना होता है, तो ये है बया, याद रखिएगा। छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन, बिच्छू, ठीक है, ये किस जंतु के अंतर्गत आते हैं। देखो बंटवारा करना है बेटा, एक क्वेश्चन से कई निशाने लग रहे हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इंसेक्ट। देखो छिपकली क्या है दोस्तों, एक बताओ, एक सरीसृप है छिपकली, चमगादड़ एक मैमल है, ठीक है, बर्ड है कलचिड़ी और बिच्छू बेसिकली एक इंसेक्ट के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब याद होने चाहिए पेपर में कैसे आ सकते हैं कि छिपकली क्या है, एक रेप्टाइल है, चमगादड़ क्या है, एक मैमल है दोस्तों, है ना, समझ गए। चलो आयरनाथ सपेरे हैं, वह अपने बचपन में बीन नाम के एक वाद्य यंत्र को बजाते थे। सांप बीन को सुनकर अपना सिर हिला देता था। सांप बीन की आवाज पर प्रतिक्रिया करता है, क्यों करता है बताओ, सांप जो है बीन की आवाज पर क्यों ऐसे ऐसे हिलता है, बताइए फटाफट से, सभी लोग बताएंगे यहां पर। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं सभी दोस्तों से, सब लोग बहुत प्यारे दोस्तों, सब लोग बताना सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चंस लग रहे हैं कि लेवल के क्वेश्चंस आए, जैसे पेपर में जाते हैं हम लोग पेपर देने। अगर आप सबने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको लगेगा कि लोकेश सर ने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड मैं इसके लिए थैंक यू करना चाहूंगा अपनी कंटेंट टीम का भी, ठीक है, जो दिन रात लगकर मेरी हेल्प करती है इन सभी क्वेश्चंस को निकालने में। बीन द्वारा उत्पादित कंपन, जो भूतल में जो कंपन होती है ना, उसकी वजह से सांप अपना सर हिलाता है, याद रखिएगा। ओजोन छिद्र क्या है दोस्तों बताओ, ओजोन छिद्र क्या है। तो एक लेवल के क्वेश्चंस हैं बेटा, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के क्वेश्चंस है, एक लेवल के क्वेश्चंस, आंसर करो फटाफट से, चलो आंसर करो। तो ओजोन होल क्या है, व्हाट इज ओजोन होल, सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी दोस्त हैं यहां पर, व्हाट इज ओजोन होल। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओजोन होल क्या है दोस्तों, यस करेक्ट आंसर, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, ओजोन परत का क्षरण क्या है दोस्तों, ओजोन लेयर है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, बायोगैस, लकड़ी, अल्कोहल, यूरेनियम, बायोगैस, लकड़ी, अल्कोहल, यूरेनियम, आंसर करो। करेक्ट आंसर है दैट इज यूरेनियम, हमारा किसका उदाहरण है, अनवीनकरणीय ऊर्जा का सोर्स है। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक जेट का कौन सा गैस छोड़कर ओजोन परत के क्षरण का कारण बनता है, आंसर करो फटाफट से, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर, सभी लोग आंसर करेंगे। बताओ कि जो सुपरसोनिक जेट होता है वो कौन सी गैस छोड़ता है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस छोड़ता है वो, और उसकी वजह से ओजोन लेयर काफी ज्यादा क्या होती है, क्षरण होती है। बेटा जो ऑनलाइन पेपर था ना सीटेट 22 का, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, सच सच बताना, नहीं पता था ना इस क्वेश्चन का आंसर, नहीं पता था ना इस क्वेश्चन का आंसर। मैं वही चीज सिखाना चाह रहा हूं, तुम लोग ध्यान दो, ध्यान दो, मॉक टेस्ट आपकी जिंदगी को बदल देंगे ये मॉक टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खेजड़ी का पेड़, देखो आता ही आता है खेजड़ी का क्वेश्चन, क्यों नहीं लेकर आऊं मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन, बताओ खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, फटाफट से आंसर करो। गुजरात, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है।
गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। करेक्ट आंसर दैट इज राजस्थान में पाया जाता है। बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बैसाखी कहां पर मनाई जाती है? किस स्टेट में मनाई जाती है बैसाखी? आंसर करो। असम में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बैसाखी दोस्तों पंजाब में मनाई जाती है। वेरी गुड। जैव गैस के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताओ। जैव गैस के बारे में, ये भी जो ऑनलाइन पेपर हुआ था सीटेट का, ऑनलाइन पेपर 22 वाला, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ। याद रखिएगा दोस्तों, जैव गैस जो है यह एक नवीनकरणीय संसाधन नहीं है, जबकि एक जैव गैस एक नवीनकरणीय संसाधन है। ये गलत कथन है, क्योंकि जैव गैस, बायोगैस हमें किससे मिलती है? गोबर से मिलती है, और गोबर मिलता रहेगा हमें, तो ये नवीनकरणीय होगा, है ना। अदिति ब्लड ग्रुप क्या है? बी नेगेटिव है, हर वर्ष रक्तदान करती है। उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? बेटा ब्लड ग्रुप से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा 1:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। कल, ठीक है, कल देखते हैं क्लास होगी नहीं होगी, ठीक है। कल तो दिवाली है ना, तो कल देखते हैं क्लास होगी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर जरूर कराऊंगा, ठीक है, 1:30 बजे वाली क्लास में। करेक्ट आंसर है दैट इज बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, याद रखिएगा। ये ब्लड ग्रुप है जो व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों में लोग सबसे प्रसिद्ध भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी खाते हैं? बताओ। हमारे देश के कौन से 2 राज्यों में लोग सबसे प्रिय भोजन ऐसा है? इडली, वड़ा, डोसा, सांभर है, बताओ। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज यस, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ का सबसे प्रिय भोजन है, वो है इडली, वड़ा और डोसा, सांभर, नारियल। साउथ इंडियन भोजन है, याद रखिएगा। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का किस राज्य का भाग है ये जिला? अच्छा, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे यहां पर राज्य आ गए, मैं अपने प्यारे मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप सब लोग अपने अपने राज्य को बिलोंग करते हैं, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूं सभी के सभी छात्र मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य से पढ़ने आए हैं इस क्लास में। देखते हैं कि कौन से राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं छात्र। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर। अपने अपने राज्य का नाम लिख दो कमेंट सेक्शन में। रेत का टीला कहां पर पाया जाता है दोस्तों? बताओ। अफगानिस्तान, इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, अबू धाबी, अफगानिस्तान। देखो यार, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की प्रॉपर्टीज हैं। जो सैंड ड्यून्स है ये मिडिल ईस्ट की प्रॉपर्टी है। इतनी धूप पड़ती है कि जो वनस्पति है वो सुखा दी दोस्तों। उड़ीसा से हैं, अलग अलग बिहार से हैं छात्र, उत्तराखंड से भी हैं, यूपी से भी हैं, मधुबनी से भी हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। करेक्ट आंसर है अबू धाबी। अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कांस्य ब्रांज के बारे में सही कथन को चुनिए। ब्रॉन्ज के बारे में कौन सा कथन सही है? टिन और जस्ता की मिश्र धातु है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है कॉपर और जिंक का दोस्तों, बताइए। तो भैया ब्रॉन्ज जो है ना, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का क्या है? एक अलॉय है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में किस भाग के लोग रहने के लिए बड़े तिकोने रैबो का इस्तेमाल करते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को हम लेखा कहते हैं? बताओ कहां की बात है, जबकि कई बार कराया हुआ है, झूले झूले, है ना। बताओ कहां के लोग लेखा और रैबो कहते हैं? आंसर करो फटाफट से, आंसर करो। बिहार इज फेमस फॉर मधुबनी। ओके, बिहार से भी हैं बहुत सारे छात्र। कबीर सातान से हो, ओके, वेरी गुड। करेक्ट आंसर है दोस्तों लेह और लद्दाख। लेह लद्दाख की जनजाति है चांगपा जनजाति, वही झूले झूले करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। छऊ नृत्य किस राज्य का नृत्य है? आम लोगों का नृत्य है छऊ नृत्य। बताओ छऊ कहां के लोगों का डांस है? 552 लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन लाइक रुक गए भैया आप लोगों के, ठीक है। 453 पर सभी दोस्त खींचकर लाइक का बटन दबा दो एक बार। सभी लोग जितने भी हैं लाइक का बटन जरूर प्रेस करो। छऊ नृत्य याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के लोगों का लोक नृत्य है दोस्तों। भारत के कौन से क्षेत्र में भेड़ बकरी से पश्मीना ऊन मिलती है? हमें बताओ कौन से क्षेत्र में भेड़ बकरी से पश्मीना ऊन मिलती है? लद्दाख में, पुलवामा में, पुंछ में, अनंतनाग में। यस, याद रखिएगा लद्दाख में भेड़ बकरी से क्या मिलती है? पश्मीना ऊन मिलती है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पादपों में पत्तियों के माध्यम से जल की हानि होती है क्या कहलाती है? आया हुआ क्वेश्चन है, 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं पता तो आज आंसर मिल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। बेटा पौधे जो हैं वो ज्यादा पानी आ जाता है ना, जैसे तुम्हारे अंदर ज्यादा पानी आ गया तो तुम क्या करोगे? पसीना कर दोगे, यूरिनेशन कर दोगे, है ना, यूरिन को चले जाओगे। वैसे पौधे जो है ना वो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, ट्रांसपरेशन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से किस स्थानों पर आप नावों को देख सकते हैं जहां पर यातायात हो रहा हो और नाव का उपयोग किया जा रहा हो? लद्दाख और कारगिल, कश्मीर और केरल, सिक्किम और दार्जिलिंग, दिल्ली और मिजोरम। करेक्ट आंसर है दोस्तों कश्मीर और केरल में हम लोग नावों का उपयोग देखते हैं। किसका? नावों का उपयोग देखते हैं कश्मीर और केरल में। कौन सा सिंक्रोनियस संप्रेषण है दोस्तों? देखो सिंक्रोनियस क्या होता है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। सिंक्रोनियस क्या होता है बेटा? सिंक्रोनियस का मतलब जो साथ साथ चले। अब जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तुम भी साथ साथ पढ़ रहे हो, तो अगर फोन कॉल होगी तो साथ साथ होगी, प्री रिकॉर्डेड साथ साथ नहीं हुई, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स, टेलीकॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन चैट सेशन, फोन कॉल्स, ये वाला जो है, जो लास्ट वाला है वो सिंक है, एक साथ चल रहा है साथ साथ। नीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करिए, निम्न में से कौन सी उसकी इकाई का शीर्षक होगा? क्या कौन सा होगा बताओ? माइग्रेटिंग फैमिली के लिए फैमिली, रिलेशनशिप के लिए फैमिली, रिलेशनशिप जेंडर रोल फैमिली, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर जहां पर बहुत सारी चीजों के लिए वो एक टॉपिक दे दे, दैट इज फैमिली। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? क्यों पढ़ाओगे आप ईवीएस? बताओ क्यों पढ़ाओगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिकॉज शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को विद्यालय के जीवन से जोड़ने में सहायता करना है। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र को तैयार करते समय कैसे प्रश्नों पर जोर देना चाहिए? प्रश्न की लंबाई और उद्देश्य, वस्तु और सम्मिलीकरण उद्देश्य, कुल अंक कितने होंगे, और प्रश्न की लंबाई और कुल अंक पर जोर देना चाहिए। भैया टीचर को ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न की विषय वस्तु क्या है और उद्देश्य क्या है, क्यों ले रहे हो पेपर और किस चीज का पेपर ले रहे हो, दोनों चीजों पर फोकस करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को ईवीएस में कौन सा अधिगम परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? करेक्ट आंसर है दोस्तों कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये क्या है? अधिगम प्रतिफल नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। 60 में से कितने बने? सभी लोग कमेंट करके बताओ कि 60 में से कितने बन रहे हैं, किस किस के, जिसके 60 में से 30 से ऊपर बन रहे हैं दोस्तों। जिस भी छात्र के 60 में से 30 से ऊपर बन रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो पास हो जाएगा, वो फेल नहीं होगा, इस बार पास हो जाएगा, वो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। हम लोग चलते हैं आगे, भाषा कौशल के प्रकार पर हम चलते हैं, यानी कि हिंदी पर अब हम चलते हैं। ठीक है, और मैंने दोस्तों हिंदी के ना, देखो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यार हिंदी में क्या था ना, हिंदी में कंटेंट जो आता है वो क्या आता है? पैराग्राफ आता है। ठीक है, पैराग्राफ आप लोग सोल्व कर ही लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता पैराग्राफ कैसे सोल्व होता है, वो आज मतलब मैं एक पैराग्राफ की क्लास ले लूंगा। ठीक है, बाकी अवरल सर कराते हैं दोस्तों। अगर आप लोग कोई भी बैच लेने का कहीं से भी प्लान कर रहा है तो लुटना मत बेटा। ठीक है, सबसे सस्ते प्राइस में, सबसे कम प्राइस में, मात्र 685 रुपए में मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, क्लास भी दे रहे हैं, लाइव क्लास, नोट्स भी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ दे रहे हैं आपको आज। और ये ऑफर सिर्फ आज भर के लिए। हाई सीटेट मैसेज करना है इस वाले नंबर पर 9117382617 पर, या फिर लोकेश भी कोड का यूज करना है 685 रुपए में बैच को पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, मेक श्योर करें खुद से बैच ना खरीदें, क्योंकि अगर खुद से बैच खरीदते हो और कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 60वां। ओके चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। चलो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने ये रहा। भाषा कौशल के प्रकार क्या हैं? बताओ भाषा कौशल के प्रकार क्या हैं दोस्तों? याद रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा कौशल के प्रकार हैं। ये किसके हैं? भाषा कौशल के प्रकार हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से ग्रामीय कौशल हैं दोस्तों? श्रवण एवं बोलना, श्रवण एवं पठन, बोलना और लिखना, विमर्श से कौशल, विमर्श के कौशल। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रवण। ठीक है, चलिए श्रवण और पठन। हाँ, पेपर 2 का भी मैं मॉक टेस्ट करा दूंगा विज्ञान का, डोंट वरी। मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण क्या है? अंत्याक्षरी, पत्र लेखन, घटन वर्णन, चुटकुले सुनना। बताओ मौखिक अभिव्यक्ति का क्या उदाहरण है? करेक्ट आंसर है कि पत्र लेखन। मौखिक अभिव्यक्ति पत्र लेखन उदाहरण नहीं पूछ रहा है ना? हाँ फिर ठीक है। मैं कह रहा यार पठन लेखन कब से हो गया? क्योंकि अंताक्षरी, घटना वर्णन और चुटकुले सुनाने ये मौखिक है, पत्र लेखन लिखित का है। याद रखिएगा, लिखित अभिव्यक्ति का उदाहरण है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का आकलन के लिए आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप प्रारंभिक स्तर पर आकलन करना चाहें तो क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? किसी कहानी को नाटक में दिखा दें,
लिखित परीक्षाओं का आयोजन करें, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करें, उपरोक्त सभी। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? यस, करेक्ट आंसर है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करें। दोस्तों याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? चित्रकारी, कार्यपत्रक, कक्षा में हुई चर्चा, फोटोग्राफ। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? चित्रकारी, कार्यपत्रक, कक्षा में हुई चर्चा, फोटोग्राफ। दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों, कक्षा में हुई चर्चा को हम लोग पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। बालकों के आकलन के लिए चुने गए प्रश्न होने चाहिए। दोस्तों कैसे होने चाहिए? चुनौती पेश करने वाले, पाठ में दिए गए तर्क पर आधारित हो, बालकों के स्तर के नीचे हो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों, चुनौती पेश करने वाले होने चाहिए। बालकों के आकलन के लिए चुनौती पेश करने वाले होने चाहिए। हिंदी भाषा में सतत समग्र आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों हिंदी भाषा में सतत समग्र आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य एजेंडा क्या है? याद रखिएगा, बालकों की कठिनाई का पता लगाना, बालकों के अंदर जो कठिनाई है उसका पता लगाना। दोस्तों भाषा अधिगम की अधिचेतन प्रक्रिया कौन सी है? बताओ अचेतन प्रक्रिया कौन सी? भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है? दोस्तों करेक्ट आंसर है भाषा अर्जन। याद रखिएगा, भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। दोस्तों अगला, श्रीनगर में कक्षा तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है और एक वर्ष में कक्षा उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। यह किस रूप में जाना जाना चाहिए? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा का जुड़ना, या फिर वैकल्पिक बहुभाषिकता? बताओ किसके आधार पर जानना चाहिए? भाषा अधिगम के आधार पर। याद रखिएगा, इसे भाषा अधिगम के आधार पर जानना चाहिए। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है? दोस्तों बताओ संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है? भाषा के नियमों को आत्मसात करने पर, भाषा के नियमों को कंठस्थ करने पर, विषय वस्तु के शिक्षण के व्याकरण अनुवाद पर, और नियमों के अति सामान्यकरण करने पर। बताओ भाषा संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है? करेक्ट आंसर है दैट इज भाषा के नियमों को आत्मसात करने पर बल देती है। कक्षा 6 में रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में पठन में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्द हिज्जे करने की कठिनाई अनुभव करता है। इसकी कमी को क्या कहा जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहा जाएगा, है ना, क्योंकि क्या कर रहा है? शब्दों को हिज्जे करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, भाषा की कक्षा में रियलिया वास्तविक सामग्री प्रयोग से क्या तात्पर्य है? दोस्तों करेक्ट आंसर है संप्रेषण के लिए वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रयोग करना। छोटे बच्चे के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका को भौतिक प्रतिक्रिया टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका से क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? दोस्तों यस, याद रखिएगा, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए टीपीआर में। इनमें से कौन सा उपागम आदत निर्माण पर अधिक बल देता है? सीटेट में बार बार रिपीट होता है। दोस्तों सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। आप लोगों ने जंग जीत लिया, पता है 74 क्वेश्चन तक आ गए हम लोग। 74, 120 में से 74 क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं। जंग जीत लिया आप लोगों ने। करेक्ट आंसर है व्यवहारवादी उपागम। नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत सामाजिक भावनात्मक विकास, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, भाषा अर्जन उपकरण और प्रभावी संप्रेषक। करेक्ट आंसर है भाषा अर्जन उपकरण। अच्छा ये क्वेश्चन आगे गणित के, द ट्रू वैल्यू ऑफ -2 + 4 -6 -8 कितना होगा? दोस्तों ठीक है, ओके, तो ये गणित वाले सरी कराएंगे। करेक्ट आंसर आएगा इसका 50। याद रहे, देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ यार गणित के, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं करा सकता गणित। ठीक है, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग एंड गणित वाले सर कराएं तो मच बेटर है। सीधा आते हैं इंग्लिश पे, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये गणित की पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, गणित की पीडीएफ मिल जाएगी, याद रखिएगा, सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल पर ना पीडीएफ दे दूंगा, गणित वाले क्वेश्चन वहां से सोल्व कर लेना। क्वेश्चन लगाते हैं इंग्लिश का। पहला, रेमेडियल टीचिंग इज अ, दोस्तों प्रिपरेशन फॉर टीचिंग, 108 पर आगे, रैंडम प्रोसेस है, टीचिंग प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स है, या फिर दोस्तों याद रखिएगा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। करेक्ट आंसर है दैट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस है। रेमेडियल टीचिंग क्या है? इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इन अ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म इज, बताओ
जब हम कभी भी नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मल्टी लिंग्वेज क्या है, एक बर्डन है, एक एसेट है, एक इंटरफेरेंस, एक मेथोडोलॉजी। इट्स एन एसेट। हमेशा अगर आप मल्टीलिंग्विज्म होंगे तो आपके पास एक एसेट रहेगा। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कौन सा होता है दोस्तों? रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन में आपको रचनात्मक रूप से मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। सो यस, इट्स रिलेटेड ऑन ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट। अभी क्या चल रहा है उस पर आधारित कोई नई चीज करने के लिए वो करता है। मात्र 9 क्वेश्चन दूर है, 9 क्वेश्चन दूर। प्रोडक्टिव वोकैब क्या होती है दोस्तों? बताओ, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैब? वर्ड यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आज का क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, आप लोग सभी लोग जुड़े। कैसा लगा आपका मॉक टेस्ट? बताओ कैसा लगा मॉक टेस्ट आज का? मजा आया? तो दोस्तों आप में से कोई भी ऐसा छात्र जो बैच लेने की प्लानिंग कर रहा है और जो सोच रहा है कि मैं कहां से बैच लूं, मैं आपको बता दूं, हम लोग पूरी टीम जो है हमारी, ये जितने भी टीम देख रहे हैं, अजय सर, सारे के सारे लोग, इनका अगर आपको बैच चाहिए तो आप इस नंबर पे 9117828617 पर मैसेज कर सकते हैं, हाई सीटेट। या फिर अगर आपको जो है नोट्स चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग हाई सीटेट करके इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8076633513, या फिर सीटेट बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन? थैंक यू सो मच। और हाँ, बुक के विजेता का नाम मैं आज टेलीग्राम में शाम को 8 बजे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हेलो सर, संस्कृत? अरे संस्कृत मेरे को नहीं आती। संस्कृत की क्लास होती है, हाँ, पेड बैच में भी संस्कृत की क्लास है और उसमें भी है। ठीक है।